नमस्कार, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं बिहार की बात। बिहार में चुनाव के एक दिन पहले, वोटिंग के पहले कुछ सर्वेज आ रहे हैं और इन सर्वे में ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं जो एनडीए के लिए तो अच्छे हैं, सुखद हैं, लेकिन चिराग पासवान के लिए बहुत ही दुखद है। ये रिपोर्ट साफ साफ दिखा रहे हैं कि चिराग पासवान इकलौती ऐसी उनकी पार्टी है जो एनडीए की मुश्किलें बढ़ा सकती है। मतलब अगर एनडीए हारने की स्थिति में आती है या जीतते जीतते रह जाती है तो उसमें बहुत बड़ा योगदान चिराग पासवान का होने वाला है। 29 सीटों के लिए लड़ाई लड़े चिराग पासवान। भारतीय जनता पार्टी ने पूरा भरोसा जताया, कोशिश की कि चिराग पासवान को सीटें इतनी मिले, लेकिन अब जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं सर्वे के, उनमें दिखा जा रहा है कि मुश्किल से 4-5 सीटें चिराग पासवान जीत पाएंगे। कईयों में और भी कम दिखा जा रहा है, कुछ में 6-7 तक पहुंचा जा रहा है, लेकिन 29 सीटों में अब आप समझ सकते हैं कि परफॉर्मेंस कैसा चिराग पासवान का होने वाला है, ये रिपोर्ट्स बता रही हैं। इसके साथ ही एक सवाल खड़ा हो रहा है कि जब जदयू के साथ चिराग पासवान लड़ रहे हैं, नीतीश कुमार के साथ लगातार रैलियां कर रहे हैं और खासतौर से प्रधानमंत्री मोदी का हनुमान बताए जाने वाले चिराग पासवान, आखिर में जमीन पे, ग्राउंड पे ऐसी क्या स्थिति बन गई जिसकी वजह से हवा चिराग पासवान के खिलाफ दिख रही है। चिराग पासवान की पार्टी हो या उनके कैंडिडेट्स हो, उन पे जदयू का वोट ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है, ऐसी भी एक बात चल रही है। तो आज के बिहार की बात में हम इसी का विश्लेषण करेंगे कि आखिर में ग्राउंड पर स्थिति क्या है, क्या चिराग पासवान का सपना अधूरा रह जाएगा इस चीज के लिए कि चिराग पासवान प्रदेश की राजनीति पे मजबूती के साथ आएंगे, वापसी करेंगे। चिराग पासवान डिप्टी सीएम या सीएम की लड़ाई में भी कभी आ सकते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति बनती दिख नहीं रही है जो अभी रिपोर्ट्स आ रहे हैं। तो क्या है, बात करेंगे। आज के शो में जो हमारे मेहमान हैं उनसे परिचय करवा देते हैं। हमारे जो मेहमान हैं तो उसमें अरुण यादव जी हैं और प्रवक्ता हैं आरजेडी के, रामबंधु वत्स हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और सोनम कुमारी जी हैं, प्रवक्ता हैं एलजेपीआर के। सोनम जी हमारा जब इंट्रो सुन रही होंगी तो उस वक्त इनको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि ये इंसान क्या बोल रहा है, लेकिन मैंने अभी जो कुछ भी बोला कुछ अपने मनगढ़ंत नहीं बोला, कुछ रिपोर्ट्स आए हैं, मैं आपके सामने रख देता हूं, जाहिर सी बात है आप भी पढ़ के ही आई होंगी। तो आईएनएस मैट्रिक्स का एक सर्वे आया है, इसमें दिखा रहा है कि चिराग पासवान को 4 से 5 सीटें मिलेंगी, लेकिन यही सर्वे बता रहा है कि एनडीए एक 150 से 160 सीटें जीतेगी। आप समझ सकती हैं कि बीजेपी और जदयू का परफॉर्मेंस बढ़िया होने वाला है। उसके बाद फिर मैं एक और ओपिनियन पोल का जिक्र करूंगा, पोल स्टेट का है। ये ओपिनियन भी दिखा रहा है कि 133 से 143 सीटें एनडीए जीत रही है, लेकिन चिराग पासवान को 10 से कम दिखाया जा रहा है। और इसमें हालांकि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी माझी की पार्टी को भी लगभग 2 सीटें दिखा रहा है। ये बात अलग है कि दूसरे वाले में अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहा है। तो आप लोगों का क्या अनुमान है, कहाँ गलती हुई है? क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि जदयू का जो वोट है जिसके खिलाफ 2020 में आप लोगों ने खूब प्रचार किया था वो ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है, अब वो चीजें दिख रही हैं कि हमने जिनका विरोध किया था वो साथ खड़े नहीं हो पा रहे हैं? हाँ, सबसे पहले आपको नमस्कार, आपके चैनल को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और मीडिया के जितने भी पैनलिस्ट हैं सबको मेरा नमस्कार प्रणाम। देखिए लगातार ये बातें चल रही हैं, अभी मैंने भी सुना आपकी बातों को, लेकिन मैं चूंकि अभी डेहरी एंड सोन में एक हमारे जो उम्मीदवार हैं सोनू सिंह जी, उनके मैं स्टार प्रचारक के हैसियत से मैं यहाँ पे आई हूँ। हम्म। मैं तो देख रही हूँ कि यहाँ की तमाम जनता सिर्फ आज नहीं, लगभग जब से हमारी पार्टी ने काम करना शुरू किया है और हम्म। हमारे नेता ने काम करना शुरू किया है, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का जो विजन लेके जो काम कर रहे हैं, एमवाई का जो हमारा समीकरण है, हम्म। उसके मद्देनजर हम्म। बिहार के तमाम जिलों में हम्म। जहां भी मैं गई हूँ, लोगों की अपार भीड़ और अपार स्नेह हमारे नेता को मिला है। तो हम्म। ये सारी जो बातें मैं आप अपने जो बोला है मैं हम्म। मतलब सुनी हूँ और हम्म। मुझे इसमें कहीं भी सच्चाई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि मैं जमीन पे हूँ, मैं लोगों के बीच जा रही हूँ, मैं लोगों के बीच मिल रही हूँ और मैं हम्म। काम कर रही हूँ। मुझे ऐसी कोई भी चीजें नहीं लग रही कि हमारे एनडीए के जो हमारी पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी, उसको कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं हमारे जो जेडीयू के जो लोग हैं। क्योंकि हम्म। देखिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी लगातार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिल रहे हैं। छठ के शुभ अवसर पे भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात किए हैं और हम्म। जहां भी देखिए मंच साझा करने की बारी आ रही है तो वो एक दूसरे के लिए खड़े दिखाई दे रहे हैं और हमारे हम्म। पांचों घटक दल एक दूसरे के साथ कोलैब होकर काम कर रही है। तो हम्म। ये सारी जो आंकड़े आप बता रहे हैं ना, ये हम्म। मुझे बस ऐसे ही लग रही है कि लोग जो विपक्ष के लोग हैं ये हाँ। इस तरह की चीजें अफवाह के तौर पे फैला रहे हैं ताकि हमारी पार्टी को
मतलब जीती हुई पार्टी हमारी जो एनडीए की सरकार है उसको किसी तरह से नुकसान पहुंचाया जाए, इसीलिए ये सारी मनगढ़ंत चीजें बताई मैम, जा ये रही है मीडिया चर्चे में। का विषय इसलिए भी है कि आपकी बात का मैं सपोर्ट कर रहा हूं कि अमित शाह इनके साथ रैली कर रहे हैं, और मैंने अभी इंट्रो में ही डायरेक्ट बोला कि जी बीजेपी का पूरा भरोसा है, बीजेपी ने बहुत भरोसे के साथ उनको इतनी सीटें भी दिलाई और ताकत लगा रही है। लेकिन समस्या इस बात की है कि जो पार्टी अपने परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है, 5 जी सांसद जितनी सीटें मिलती है तो लोकसभा चुनाव में किस दिखता है कैसा परफॉर्मेंस उनका है। जब बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल 2020 में चुनाव लड़ा तो ये कहा गया कि वो अकेले चुनाव लड़े हैं इसलिए उनका परफॉर्मेंस गड़बड़ है। लेकिन इस बार जो ओपिनियन पोल आ रहे हैं और जो सर्वेज दिखाई दे रहे हैं, उन रिपोर्ट्स में साफ साफ दिख रहा है कि वो ट्रांसफर उनके लिए हो ही नहीं रहा है, उनके कैंडिडेट्स पर भरोसा नहीं हो रहा है लोगों का, और लोग उनको शायद प्रदेश की पॉलिटिक्स के लिए उपयुक्त नहीं मान रहे हैं। देखिए, मैं बताऊँगी, अभी हम लोगों ने नव संकल्प महासभा का जो कार्यक्रम किया था, सातों प्रमंडलीय स्तर पे हम लोगों ने जो काम किया था, उसमें जो तमाम बिहार की जनता है ना, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आतुर थी। और लगातार हर मंच से, हर सभा से इसी तरह की मतलब बातें हो रही थी। आम लोग हैं, वो भी कह रहे थे कि नहीं, इस बार जो हमारे जो सीएम होंगे, वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी को लाया हाँ। जाए। क्योंकि हम लोग गठबंधन में हैं और हमारे मुखिया माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, और उनके द्वारा बिहार में जो मतलब उत्थान हुआ है, जो कार्य किए गए हैं, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, उनका जो कार्य रहा है बिहार के लिए, जो उन्होंने अपना समर्पण और त्याग दिखाया है और इतना स्नेह जो बिहार को दिखाया है, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए भी दोनों जो हमारे वरीय नेतागण हैं, उनके दिल में जो हमारे नेता के लिए जो स्नेह है, वो भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि हर एक मंच, हर एक सभा में हम लोग संयुक्त रूप से काम भी कर रहे हैं। तो ऐसी जो भी बातें हो रही है, मुझे बस बेबुनियाद की लग रही है, और हमारा जन समर्थन है, हमारे ठीक। लोग हमारे साथ हैं, एक एक और इसी में मैं कभी भी ऐड कर रहा हूं आप। किसी भी कीमत पे जी आरजेडी और कांग्रेस के साथ बिहार की जनता तो जाएगी नहीं, खासतौर से बिहार की महिलाएं तो बिल्कुल नहीं जाएगी। जिस प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री महिलाओं के लिए जो काम किया है, उसके उसको देखते हुए महिलाएं जिस प्रकार से स्वावलंबी हुई, जो महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी, आज देखिए पंचायती राज में काम कर रही हैं। बिहार के हर एक सरकारी नौकरियों में उन्होंने 33% का जो आरक्षण दिया है हमारे मुख्यमंत्री जी ने, तो उन सब चीजों को लेकर के हमारी जो एनडीए की सरकार है, उसको काफी ज्यादा बल मिला है। महिलाओं को आत्म स्वावलंबी मैं होने उस पे का जाऊंगा, मौका मैं मिला है। बिल्कुल उस पे जाऊंगा। मैं जी जी आपने अभी शुरुआती में ही बोला कि हमारे कुछ कार्यकर्ता या ज्यादातर कार्यकर्ता ये चाहते थे कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री बने। हमने जब टीवी जी 9 के जी मंच से कई ऐसी बातें की और अपने गेस्ट रखे, आपके खुद जो सांसद हैं, 2-2 सांसदों को हमने बैठाया, वो भी मन से बोल रहे थे कि हम लोगों की दिली इच्छा तो ये एक चिराग पासवान मुख्यमंत्री बने। लेकिन अगर आपकी ऐसी दिली इच्छा है तो जाहिर सी बात है ना कि फिर जो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं वो आपको कैसे सपोर्ट करेंगे? वो तो चाहेंगे ना कि आप ऐसी स्थिति में आए ही ना कि आप ऐसा दावा कर सकें। देखिए, ये मैं बताना चाहूंगी आपको, किसी भी दल, किसी भी पार्टी, किसी भी संगठन के जो लोग होते हैं, जो अपने नेता के लिए अपने दिलों में ख्वाहिश रखते हैं, एक विजन रखते हैं, उनको लगता है कि हमारे नेता उस चीज के लिए कैपेबल हैं, तो उनको स्थापित किया जाए। तो हम लोगों की भी यही मंशा, इवन कि मेरी भी यही मंशा रही है कि हमारे नेता उस पद पे आसीन हो। लेकिन चूंकि हम लोग गठबंधन में हैं और हमारे प्रधानमंत्री और हमारे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी इतने अच्छे से बिहार की सरकार को चला रहे हैं, एक गति में आई है बिहार। 90 के दशक के बाद से जो देखिए बिहार में जो सड़कें बनी हैं, जो जल नल योजनाएं आई हैं, जो बिजली है, जो स्वास्थ्य चिकित्साएं सुविधाएं दी गई है, इनसे तो बिहार को एक गति मिली है। हमारे नेता का जो विजन है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, और जो उन्होंने पलायन को रोकने के लिए जो प्रयास किए हैं, इन सब को मिला करके एक जो हमारी मजबूती है, एनडीए की जो मजबूती है, उसमें हमारे नेता को तवज्जो दी जाती है कि हाँ, एक युवा नेता है और बिहार को भी एक युवा की जरूरत है। चलिए, इस बार हम लोग मुख्यमंत्री जी के सहयोग में हमारी पूरी पार्टी, हमारे पूरे पांचों घटक दल लगे हुए हैं कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन अगर इन फ्यूचर 2030 की मैं बात करूं, तो उस बार हमारे जो मुख्यमंत्री का जो चेहरा हो ना, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री चिराग पासवान जी का हो। ऐसी हमारी और हमारी जैसी तमाम ठीक। बिहार की जनता ठीक। की ये ख्वाहिश है। ठीक। ठीक जी है। मैं राजद में चलूंगा। पहले हम पंकज कुमार हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं, वो जुड़ गए हैं, तो एक उनकी भी प्रतिक्रिया मैं ले लेता हूं, फिर मैं आरजेडी के अरुण जी के पास चलूंगा। पंकज सर, आवाज आ रही है आप तक? जी बताइए। हमारी सोनम जी से भी बातचीत हो रही थी, और ये जो रिपोर्ट्स मैंने 2-3 रिपोर्ट्स दिखाया जिनमें दिखा रहा है साफ साफ कि चिराग पासवान का परफॉर्मेंस ज्यादा खराब है एनडीए में। एक तरफ ये दिखाया जा रहा है
कि एनडीए 150 सीट, आईएनएस मैट्रिक्स का सर्वे आया, उसमें दिखाया जा रहा है कि 150 से ज़्यादा एनडीए सीटें ला सकती है। फिर एक और सर्वे है पोलस्टेट, उसका सर्वे बता रहा है वो भी 130 से 140 दिखा रहा है। लेकिन इन सब में चिराग पासवान की स्थिति 4-5 सीट कोई बता रहा है, कोई 6-7 दे रहा है। तो ऐसी क्या परिस्थिति बन गई जिसमें चिराग पासवान ही सबसे कमजोर दिख रहे हैं, जबकि उनके लिए इतनी बैटिंग बीजेपी ने की, इतना ज्यादा उनको सपोर्ट किया, खुद अमित शाह लेके घूम रहे हैं और नीतीश कुमार से भी मिलजुल रहे हैं। अब तो सब कुछ ठीक ठाक हो जाना चाहिए था। देखिए अंकित, सवाल उठ रहा है इनके कैंडिडेट के सिलेक्शन पे। ये सच बात है कि जो सीट ये चाहते थे जेडीयू ने इनका काम खराब कर दिया। बहुत सारी ऐसी सीटें थी जो बीजेपी की सीट थी या जेडीयू की विनिंग सीट थी, उसको चिराग चाहते थे और चिराग दिल्ली में पाने में कामयाब भी रहे थे। लेकिन पटना पहुंचते ही नीतीश कुमार ने पूरा खेल बदल दिया। और उस सब के बावजूद अगर आप देखेंगे तो कई सारी ऐसी सीटें हैं वहां पर इनके उम्मीदवार के सिलेक्शन को लेकर के बड़ा सवाल उठ रहा है। जैसे आपको बताएं कि फतुआ में जो इनके उम्मीदवार हैं उनको लेकर के बड़ा सवाल है। और कई सारे जानकार पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स तो पहले से दावा कर रहे हैं कि बात ये हो रही है कि फतुआ की उम्मीदवार कितने वोटों से हारेंगी। मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ। अब देख लीजिए, दूसरा एक सीट है, अगर हम बख्तियारपुर की बात करें, नाम आता है अरुण कुमार शाह। बख्तियारपुर वो असेंबली है जहां मुख्यमंत्री खुद वोटर है। अब वहां भी चर्चा हो रही है कि अरुण कुमार शाह जीतेंगे नहीं जीतेंगे, एनडीए का इतना कमजोर प्रत्याशी क्यों दिया गया है, ये चर्चा बहुत जोरों पर है। उसके बाद आप आ जाइए मढ़ौरा सीट, आपको याद होगा बड़ी चर्चा हुई थी कि भाई इनके जो उम्मीदवार थे उनका नामांकन रद्द हो गया। अब जो उम्मीदवार सीमा सिंह हैं उनकी एलिजिबिलिटी को लेकर के बिहार की सड़कों पर आप पॉलिटिकल कॉरिडोर में बात करेंगे तो बहुत सारे लोग इसकी चर्चा करेंगे। खासतौर पर एनडीए के लोग बात करते हैं कि सीमा सिंह की ऐसी क्या क्वालिफिकेशन थी, वो असेंबली का नाम तक नहीं जानती थी। उनके बारे में बताया जाता है कि वो किसी एक बिहारी से उन्होंने शादी की, बिहार वासी से, और वो भी शेखपुरा बरबीघा की तरफ उनकी शादी थी, लेकिन उनको टिकट कहां से दिया गया, तो मढ़ौरा से। तो इस तरह की कई सीटें हैं, पालीगंज है, उसको लेकर के भी बड़ा सवाल है कि लड़ाई से पहले ही क्या हम हारने की स्थिति में, मतलब एनडीए हारने की स्थिति में आ गया है क्या। मनेर की बात हो रही है, वहां पर भी एक यादव उम्मीदवार हैं, उनको लेकर के भी बड़ी चर्चा है कि ये किस तरह का कैंडिडेट सिलेक्शन है। देखिए अंकित, वैसे चुनाव से पहले जो परिणाम आता है उससे पहले किसी तरह की ये बात कर देना पुख्ता तौर पर कि ये हार ही जाएंगे, ये बिल्कुल उचित नहीं होगा। क्योंकि कई बार कैंडिडेट कम महत्वपूर्ण होता है और पार्टी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। पार्टी के पक्ष में या गठबंधन के पक्ष में हवा बह रही होती है तो कमजोर उम्मीदवार भी सीटें जीतता है। लेकिन हम आपको ये बताना चाहेंगे, चूंकि मैं खुद बिहार में घूम रहा हूँ, बहुत जगह मेरी बातें हो रही है, तो ये भी मुझे दिखाई पड़ रहा है कि एनडीए में भी कोऑर्डिनेशन का अभाव है। जितना बेहतर कोऑर्डिनेशन जेडीयू और बीजेपी में दिखाई पड़ता है, उतना बेहतर कोऑर्डिनेशन आप कहें एलजेपी-आर और जेडीयू में खास तौर पर दिखाई नहीं पड़ता है। इस बात को आप जान लीजिए। तो ये भी एक बड़ा पक्ष है। और कुल मिलाकर के कई सारे पार्टी के ऐसे नेता और कार्यकर्ता भी हैं, उनसे आप बात करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि लोग कितने हताश हैं, निराश हैं। उनको लगता है कि आखिरकार ये एनडीए गठबंधन में इस तरह के प्रत्याशी का चुनाव चिराग पासवान ने कैसे किया। वैसे फाइनली मोहर तब लगेगा जब ये हार में तब्दील होगी। लेकिन मैं कई जगह की बात कर सकता हूँ, जैसे मैं बखरी घूमा, वहां पर मुझे साफ दिखाई पड़ा कि एनडीए में जो घटक दल हैं उनके बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन नहीं है। मैं सिमरी बख्तियारपुर घूमा हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ सहरसा जिले में, वहां मुझे साफ दिखाई पड़ा, चूंकि संजय सिंह, आपको याद होगा, ये लोकसभा चुनाव वैशाली से लड़ना चाहते थे और वही संजय सिंह को सिमरी बख्तियारपुर लाया गया है। अब वहां पर भी एनडीए के जो घटक दल हैं उनके बीच में बेहतर तालमेल का अभाव दिखता है। और इस तरह की कई ऐसी सीटें हैं जिसके बारे में मैं चर्चा कर सकता हूँ। उसको सुन करके, जमीन पर जा करके ऐसा महसूस होता है कि कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन का अभाव है।
जो एलजेपी-आर के उम्मीदवार भी हैं उनको लेकर के उसी पार्टी के लोग भी उतने उत्साहित दिखाई नहीं पड़ते। बहरहाल एनडीए के तरफ से जोरदार कैंपेन किया जा रहा है, चिराग कई जगह जा भी रहे हैं। खुद अमित शाह, आपको याद होगा ब्रह्मपुर में किस तरीके से डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी को बिठाया गया, मैनेज किया गया, जिसकी चर्चा जन स्वराज पार्टी ने जोरदार तरीके से की। अब ब्रह्मपुर में खुद बीजेपी क्यों लगी, क्योंकि डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी का रिलेशन, उनका पुराना बैकग्राउंड बीजेपी से रहा है। उन्हें बीजेपी से टिकट नहीं मिला तो वो जन स्वराज से टिकट ले आए, लेकिन बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने उनसे बात की। उसके बाद डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी ने अपना नाम विड्रॉ कर लिया और वहां पर एलजेपी-आर के बड़े नेता, कह लीजिए उल्लास पांडे, चुनावी मैदान में। पर वहां भी अगर आप एनडीए में बेहतर तालमेल की बात करेंगे तो कंपैरेटिवली बेटर है। जो अभी तक मैंने सीटों की बात की, पर मैं आपको इतना कह सकता हूं कि जिस तरीके का कोऑर्डिनेशन बीजेपी जेडीयू में दिखता है, उस तरह का कोऑर्डिनेशन चिराग पासवान और जेडीयू के बीच में नहीं दिख रहा है। और आप कई परंपरागत वोटर से बात करेंगे तो पासवान के मन में भी जेडीयू को लेकर के कंफ्यूजन है। जेडीयू के भी जो वोटर्स हैं उनको भी चिराग पासवान को लेकर के कंफ्यूजन है। ये कंफ्यूजन दिखाई पड़ता है, मैं ये नहीं कहूंगा 100% है, लेकिन एक तबका है जो कंफ्यूज्ड है। इसलिए ये आप कह सकते हैं कि ऊपरी लेवल पर भले ही दिल मिल गया हो, लेकिन जमीनी स्तर पर ये दिल मिलता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। हालांकि ये समस्या महागठबंधन थी, आपको मैं ये बता सकता हूँ, लेकिन अगर एनडीए की जो बात चल रही है, वही मैं कह रहा हूँ कि 2020 का हमेशा संदर्भ लिया जाता है। तो जो जेडीयू के समर्थक हैं उनके भीतर 2020 का गुस्सा है, और जो चिराग पासवान के समर्थक हैं उनके भीतर नीतीश कुमार को लेकर के गुस्सा है, और ये गुस्सा दिखाई पड़ता है। आप बातचीत करेंगे वो बाहर आ जाता है। इसलिए मैं देख पा रहा हूँ कि जमीन पर स्थिति थोड़ी अलग है। ठीक है, अरुण जी के पास मैं चलूंगा, चूंकि काफी देर से इंतजार भी कर रहे थे। आरजेडी आपकी जो, चूंकि आपने अभी तक चिराग पासवान के बारे में सुना और कुछ लग रहा होगा ठीक ठाक है, लेकिन एनडीए का जब आप परफॉर्मेंस सुन रहे हैं, ये जितने रिपोर्ट्स आ रहे हैं, तो वो आपके लिए संदेश बहुत ही मतलब नकारात्मक जा रहा है। तो क्या आप कहेंगे, और खासतौर से आप अपने जो सहयोगी पार्टी है कांग्रेस की बात कर लें तो रिपोर्ट्स दिखा रही हैं कि कांग्रेस को आपने सीट तो दे दिया, खूब लड़ाई हुई, खूब माथापच्ची हुई, अंततः कांग्रेस ने सीटें ठीक ठाक लेने में सफल भी हुई कांग्रेस, लेकिन 10 से 12 सीटें जीत रही है कांग्रेस, ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं। मतलब पिछली बार तो किसी तरीके से 19 जीत भी गई थी और डाउन जा रही है। अब आप क्या कहिएगा कि कांग्रेस ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है, या फिर आपको लगता है कि जो भी आएगा वो सबके लिए आएगा? देखिए अंकित जी, ये आपका जो भी सूत्रों के हवाले से जो भी आपके पास सर्वे है या फिर आप जिस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं वो अपनी जगह है, लेकिन हमारा जो मानना है और लगातार हम लोग जो पैनी निगाह बनाए हुए हैं, हमारे ग्राउंड और जो भी वर्कर हैं वहां से जो फीडबैक हमें मिल रहा है और देख भी रहे हैं, हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी को सुनने के लिए हर जनसभा में जो जनसागर उमड़ पड़ी है, जन सैलाब, इससे स्पष्ट है कि पूरे बिहार में तेजस्वी यादव जी महागठबंधन के पक्ष में लहर है, और इस लहर में एनडीए कहीं नहीं है। और जहां तक आप देख लीजिए, एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा, फर्स्ट चरण का कल चुनाव प्रचार समाप्त तो हो गया, फर्स्ट फेज का कल मतदान होना है 121 सीट पर, जिसमें महागठबंधन 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में 61 सीट जीतने में सफल हुई थी। 61 सीट हम जीते थे। और आप देखेंगे 28 जिले के अंतर्गत कई ऐसी विधानसभा सीट है जहां हम बहुत कम वोट से चुनाव हारे थे। चाहे हिलसा की बात कर लें, मुंगेर की बात कर लें, मेहसी की बात कर लें, इसे दर्जनों सीट हैं। हम बता सकते हैं मतलब 500 के नीचे से वोट से हम चुनाव हार गए थे। हारे नहीं थे, बल्कि एनडीए ने शासनादेश के बल पे चुनाव आयोग से मिलकर हराया गया था।
और हमें लगता है कि इस बार जिस तरीके से जनता मुस्तैदी से एनडीए के पक्ष में खड़ी है, हमारे नेता तेजस्वी नहीं, यादव जी के मुस्तैदी से साथ खड़ी है, लेकिन वो खड़े हैं। लोगों का आरोप यह है कि वो मुस्तैदी से क्या खड़े होंगे, वो तो कंफ्यूज हैं कि वोट किधर दें। नहीं, अभी नहीं, आज तक नहीं, की नहीं, स्थिति ये है देखिए, कि आप सुन बौराम लीजिए सीट ना। पे किस तरीके से मुकेश सहनी अपने नहीं, भाई नहीं, को ही नहीं, पीछे कर नहीं, देते जो हैं, भी जबकि आपकी तरफ से ये बात आता है कि वो कैंडिडेट आपके हैं नहीं, आरजेडी कैंडिडेट वो नहीं है। सुन लीजिए ना, कुछ सीटों पर दो चार जगह जो भी कंफ्यूजन था आंतरिक रूप से उसे सुलझा लिया गया है, और जहां जिस सीटों की आप बात करना चाहेंगे सारे रणनीति के हिस्से हैं। 243 सीट पर लड़ रहे हैं, और दो चार जगह दोस्ताना फाइट है, वो लगातार हम बता रहे हैं कि वहां भी हमारी ही अच्छी स्थिति है, लड़ाई हमसे ही है। ऐसा नहीं कि वहां एनडीए लीड कर रही है। तो मेरा कहने का मतलब 2020 के बिहार आप विधानसभा सर चुनाव मैं में आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आप एनडीए जो के बात बता रहे हैं, बनिस्पत। मैं एक मिनट के लिए बस मुझे सुन लीजिए। मैं एक एग्जांपल गौराबराम सीट की बात कर रहा हूं। जब आप ये कहते हैं कि तेजस्वी यादव की तरफ से भी बात आई और तमाम जगहों से बात आई कि वो सपोर्ट कर रहे हैं सहनी के भाई को, अब अचानक से पता चल रहा है कि उनको बैठना पड़ रहा है, तो क्यों बैठना पड़ रहा है जबकि आप कह रहे हैं कि सामने वाले नहीं, देखिए, अब एक बात जान लीजिए अंकित जी, जब दोनों भाई जिद पर अड़े हैं तो एक को तो जिद छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारा लक्ष्य है एनडीए को परास्त करना, हमारा लक्ष्य है बिहार में सरकार बनाना। तो हमारे एक गठबंधन के साथी ने कंप्रोमाइज किया, वापस समर्थन दे दिया, तो इसमें क्या दिक्कत है? तो घर की बात थी, सुलह हो गई। कंफ्यूजन की स्थिति यहाँ कहीं कुछ नहीं है, क्योंकि जनता बनाम नीतीश भाजपा सरकार है। ठीक, क्योंकि 2 दशक से बिहार की जनता त्रस्त है इस सरकार से, इस सरकार से निजात पाना चाहती है, क्योंकि बिहार में बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, भ्रष्टाचार चरम पर है, अपराध चरम पर है, गरीबी चरम पर है। अभी एलजेपीआर की प्रवक्ता महिला सशक्तिकरण की बात कर रही थी, तो उनको शायद यह जानकारी नहीं है, बिहार की आधी आबादी हमारी महिलाएं जो है उसमें 65% महिलाएं एनीमिक से ग्रसित हैं। ये हाल है हमारे बिहार का, तो कह नहीं सकते ये पलायन चरम पर है, ये बताने की जरूरत नहीं ये है। मुद्दे सर तो हर हैं। मोर्चे पर हम चूंकि एनडीए इलेक्शन के एक दिन पहले बैठे हुए हैं तो हम हुई। पॉलिटिक्स पे ज्यादा बात करना चाहेंगे। जो हमारा चर्चा यही है कि जब हम बात करते हैं कि चिराग पासवान कमजोर स्थिति में है, 4 से 3-4 सीटें 5 सीटें पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि फैक्चुअली बात ये भी करना चाहिए साथ में कि महागठबंधन की स्थिति क्या है और क्यों इतना कम आ रहा है। मैं चलूंगा रामबंधु वत्स जी के पास कि रामबंधु जी, आरजेडी और चिराग पासवान दोनों पे जब चर्चा हो रही, महागठबंधन एक तरफ एनडीए, तो उधर भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस की भी स्थिति वही उसी कंडीशन में डाउन हो रही है। लेकिन हम कांग्रेस पे थोड़ा सा आप बात करिए, लेकिन साथ में ये बताइए कि क्या आपको भी लगता है कि चिराग पासवान का परफॉर्मेंस इतना गड़बड़ हो सकता है और ये उनके लिए कितना मतलब कि नुकसान पहुंचा सकता है चिराग पासवान को? देखिए, चिराग पासवान के साथ एक कंसेप्ट लिपटी हुई है, एक अविश्वास की राजनीति। वो उनकी जो केमिस्ट्री है वो ना जदयू से मैच कर पाती है और न ही जीतनराम मांझी से मैच कर पाती है। हाँ, बीजेपी के लिए वो रिस्क फैक्टर होते हैं, लेकिन वो मैनेजेबल रिस्क फैक्टर है। बीजेपी उनको मैनेज कर लेती है, लेकिन अच्छे तरीके से एक गठबंधन की एकजुटता की जहां तक बात आती है, उसमें चिराग पासवान को लेकर के जदयू में भी एक कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन इस संशय होता है, संदेह होता है। और जीतनराम मांझी तो कई दफा उनका बयान भी आया है, चिराग पासवान के खिलाफ बयान आया है। हाल ही में वो बोले हैं कि चिराग पासवान अपनी पार्टी की परवाह करते हैं, गठबंधन की परवाह नहीं करते हैं। वो अपनी पार्टी का प्रचार करते हैं, गठबंधन का प्रचार नहीं करते हैं। तो जदयू और मांझी, जदयू तो समझ लीजिए कि एक तरीके से एनडीए की आत्मा है, और उसमें भी चिराग पासवान को लेकर के संशय है। दरअसल ये पहली दफा है जब जदयू के साथ चिराग पासवान विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले 15 में तो महागठबंधन में जदयू थी और चिराग पासवान बीजेपी के साथ। 2020 में भी चिराग पासवान अलग चुनाव लड़ रहे थे। ये पहली दफा है। और अगर आप एक परंपरागत तरीके से भी देखेंगे तो कभी नीतीश कुमार जो महादलित कार्ड खेले थे उसमें पासवान समाज को अलग कर दिए थे। बाद में 2020 में जो हुआ वो सबों के सामने है। तो
एक तरीके से चिराग पासवान का जनाधार और जदयू के जनाधार में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है। और टिकट बंटवारों में जिस तरीके से चिराग पासवान को प्रमुखता दी गई है एनडीए में, उसको लेकर के भी ऐसा लगता है, खासकर जदयू और जीतनराम मांझी को भी, कि बीजेपी ने चिराग पासवान को अन्य के मुकाबले अधिक प्रमुखता दी है। जदयू तो अपने बलबूते टिकट लेने में सफल हो गई, लेकिन जीतनराम मांझी को चिराग पासवान को अधिक टिकट देने के कारण, अधिक सीटें देने के कारण ही उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। तो इस तरीके से एक संशय वाली बात है। दूसरी बात यह है कि जो जो इन्होंने उम्मीदवार का चयन किया है, जिसका वर्णन पंकज साहब ने बहुत बेहतरीन तरीके से किया है, इनको जो 29 सीटें मिली हैं, उनमें से 19 सीटें आरजेडी की है। इनका मुकाबला आरजेडी से होने वाला है, जिसमें सिर्फ 13 सीटें पे आरजेडी के सिटिंग कैंडिडेट हैं। यानी इनका जो मुकाबला है, एक बहुत ही, इनका जो प्रतिद्वंदी है वो बहुत ही मजबूत है। जैसे कि देखिए मनेर में भाई वीरेंद्र है और वहां से इन्होंने बख्तियारपुर के रहने वाले जितेंद्र यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि हर कोई जानता है कि मनेर में भाई वीरेंद्र का कितना गहरा प्रभाव है। तो इस तरीके से इनकी जो असली लड़ाई है वो एक आरजेडी के उम्मीदवार के साथ होने वाली है, और उस पे आरजेडी की स्थिति बहुत मजबूत है। तो कहीं ना कहीं इन्हें सीटें तो 29 दे दी गई, लेकिन और उसमें से 2-4-5 ऐसी सीटें भी इनको मिल गई, जैसे ब्रह्मपुर आदि की सीटें, जो कि जहां से बीजेपी हमेशा जीतती थी। तो ये इनके लिए प्लस फैक्टर हुआ। लेकिन इसके साथ साथ इनको जो सर्वाधिक सीटें मिली हैं, उनमें इनके साथ चैलेंज है। मुझे लगता है कि सर्वे में जो 29 में से जो 4-5 सीटें जीतने की बात आई है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के प्रभाव वाली सीटें ही हैं, क्योंकि चिराग पासवान का बीजेपी में और बीजेपी का चिराग पासवान में वोट ट्रांसफर हो जाएगा, इसमें कहीं कंफ्यूजन की स्थिति नहीं है। लेकिन अन्य सीटों पे जदयू का चिराग पासवान मेरा के सवाल साथ रामबंधु जी ये है कि अगर जब हम ये कहते हैं कि चिराग पासवान का वोट ट्रांसफर, चिराग पासवान को जदयू का वोट ट्रांसफर नहीं होगा, तो फिर एक सवाल ये भी होता है कि जदयू ही कौन से फायदे में फिर रहेगी? फिर तो यही हो गया ना कि चिराग का भी वोट उधर नहीं ट्रांसफर होगा, तो फिर एनडीए इतनी सीटें कहां से ला रही है? ये भी एक सवाल हो सकता है। देखिए ये कुछ हद तक होगा। ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि चिराग पासवान का कुछ भी वोट ट्रांसफर ना हो, लेकिन एक कंफ्यूजन वाली स्थिति पे है। चिराग पासवान को लेकर के जदयू असहज हो ही जाती है। उनके साथ एक संशय निकला हुआ है कि कहीं चिराग के जरिए बीजेपी का कोई खेल कर देगी, और ये संशय और उनका गलत उम्मीदवारों का चयन, ये दो ऐसा फैक्टर है जिससे उनके उम्मीदवार को जो वोट मिल पाएगा वो कमेगा। एक तो उनका मुकाबला आरजेडी से, आरजेडी के वो 13 जो उम्मीदवार हैं बहुत मजबूत उम्मीदवार हैं, उनमें ज्यादातर लोग कई दफा चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार हैं, तो उनका जो मुकाबला भी बहुत कड़ा है, और कहीं ना कहीं वोट ट्रांसफर पे फर्क पड़ेगा। वो भले ही 10% पड़े, 15% पड़े, 100% नहीं मैं कह रहा हूं, लेकिन पड़ेगा, तो उससे सीटों के अंतर में तो, सीटों के परिणाम में तो अंतर होगा ही। बिल्कुल। सोनम जी, आपने पूरा चर्चा सुना और आपने बकायदे सीटों पे भी, कई सीटों पे भी बात हुई, जैसा कि रामबंधु जी भी बोल रहे हैं कि जब इतनी मुश्किल सीटें थी तो फिर ऐसा कैसे कह सकते हैं हम कि बीजेपी ने भी अच्छा ही चिराग पासवान के साथ किया, जब इतनी मुश्किल सीटें ही मिल गई, जहाँ पे सीटिंग एमएलएज हैं, आरजेडी के पहले से जीती हुई सीटें हैं, मजबूत गढ़ में है, उसके साथ ही ये भी कंडीशन है कि भरोसा नहीं कर पा रहे हैं लोग। तो कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि आपकी पार्टी को कुछ अगर परिणाम ऐसे आते हैं जो अभी चर्चा में है, ऐसा परिणाम आता है तो फिर आपकी पार्टी को फिर से सोचना पड़ेगा कि या तो फिर आप अकेले ही प्रमोशन चिराग पासवान का कर लीजिए, या तो फिर आप गठबंधन की सोच रहे हैं तो जब तक गठबंधन में है नीतीश का ही नाम लेना पड़ेगा। ये नहीं कि हम कार्यकर्ता, हम तो चाहते हैं कि चिराग ही सीएम बने। सबको यही कहना पड़ेगा ऑन स्क्रीन, कम से कम प्रवक्ताओं को तो ये कहना पड़ेगा स्क्रीन पे कि नीतीश ही सीएम बने। हम अभी किसी के बारे में नहीं सोच रहे हैं, चिराग या किसी के बारे में। देखिए अंकित जी, मैंने ये नहीं बोला कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अभी मुख्यमंत्री बना दिया जाए। उनके अंदर जो क्वालिटी है, जो लोगों के बीच उनकी लोकप्रियता है, उसके मद्देनजर हम लोगों की ये चाहत रही है कि भाई कभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मौका मिले, 25 नहीं तो 30 में मौका मिले। ऐसी बात मैंने कही, ना कि मैं अभी चीजों को उलट करके मैं बातें कर रही हूँ। और रहा सवाल कहने का कि हमारी जो 29 सीटें मिली हैं वो काफी ज्यादा मतलब संघर्षपूर्ण वाली सीटें हमें मिली है। तो हमारे नेता थके हुए लोग नहीं है, हमारे नेता यंग है, यूथ है, और काफी ज्यादा सक्रिय है, और वो हर चीज को ना अपने पक्ष में करना बखूबी जानते हैं। तो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, और जो जिनके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है कि अभी देखिए उन्होंने कहा भी
कि ये सारी जो 13 सीटें हैं वो काफी ज्यादा आरजेडी के फेवर में रही है। वो उनकी काफी मतलब लोकप्रिय सीटें हैं जो आरजेडी के फेवर में हमेशा से रही है। तो भाई वीरेंद्र जी की भी बात अभी बता दें कि उनके बारे में लोगों से छुपी हुई नहीं है कि लोगों को उनके होने से कितनी सारी चीजों को झेलना पड़ रहा है वहां के जो वोटर्स हैं। तो कोई भी वोटर्स ये नहीं चाहेगा कि दोबारा चीजों को बदला नहीं जाए, उसी पे वो फिक्स हो जाएंगे, ऐसी कोई चीज नहीं। वो भी जो लोग होते हैं ना, वो चाहते हैं कि हमें गलती से अगर कोई गलत उम्मीदवार मिल गया है तो उसको चयन करके हम नया उम्मीदवार स्थापित करें, इसीलिए वोटिंग होती है हर 5 साल पे। तो कोई जरूरी नहीं है कि हमारी जो 13 सीटें आरजेडी के पास है वो हमारे खाते में नहीं आएगी। जो 29 सीटें हैं, मुझे तो ये उम्मीद है कि हमारी 2900 सीटें निकलने वाली है और एनडीए की जितनी भी सीटें हैं उस पर काफी ज्यादा वोट भारी मतलब मतों से हम लोग विजयी होने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे नेता हर मंच पे जा रहे हैं। एनडीए के जितने भी ज्यादा कार्यक्रम हो रहे हैं, चाहे बीजेपी के थ्रू हो, जेडीयू के नहीं थ्रू हो, ठीक है, ये हम बात पार्टी आप के बता होकर रही हो हैं, या ये बात फिर बता रही हैं। मैं आरएलएम की हो। आपसे, चूंकि हमारे दर्शक भी यही जानना चाहते हैं कि फाइनली हम ये समझना चाह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों के बीच में जब आपकी पार्टी में चर्चा होता हुआ कुछ, आप हो सकता है ऑन स्क्रीन उतना खुलकर न बोलें, लेकिन क्या ये बात सच नहीं है कि चिराग पासवान को कहीं न कहीं नीतीश कुमार के सामने झुकना पड़ा और उन सब सीटों पे जो चिराग पासवान अच्छी सीटें चाहते थे, उन सीटों पर उनको पीछे किया गया, गठबंधन मजबूरी में किया गया है, दबाव में किया गया है। दिखाने को तो 29 सीटें हैं, लेकिन उनमें दम कितना है वो एलजेपीआर के पदाधिकारियों को पता है। देखिए अंकित जी, हमारे नेता, मैं बोल तो रही हूँ कि हमारे नेता युवा हैं और युवा संघर्ष करते हैं। अभी भी हमारे नेता संघर्ष करके यहाँ तक पहुंचे हैं और उन्होंने लोकसभा चुनाव में 5 सीटें जीत करके 100% जो स्ट्राइक रेट बनाया है ना, तो हमारे जो भी घटक दल हैं उनको लगता है कि हमारे नेता ये कठिन परीक्षा में पास हो जाएंगे। तो शायद ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है इनको और वो इनसे निकलना बखूबी जानते हैं और बहुत अच्छे तरीके से हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी इन सब चीजों से निकल करके अपनी ठीक सरकार बनाने में और सरकार का अहम हिस्सा बनने में पूरा योगदान देंगे जी। ठीक ठीक है। पंकज जी के पास चलेंगे। सर आवाज आ रही है? पंकज जी की आवाज आ रही है? सर शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं। रामबंधु जी एक फास्ट प्रतिक्रिया लेते हैं, तब तक अगर जुड़ जाएंगे तो उनसे हम प्रतिक्रिया लेंगे। इसी से जुड़ा सवाल है कि आप, दो चीज़ें हैं, एक तो यह है कि मुश्किल सीटें, यदि आप ये कहें कि मुश्किल सीटें मिली हैं तो क्या आप ये मानते हैं कि जदयू ने खेल किया है चिराग पासवान के साथ और वो खेल बड़े स्केल पे हुआ है, या फिर ये है कि कार्यकर्ताओं पे को भरोसा उतना नहीं है? वजह ये है अगर चिराग पासवान की सीटें कम आती हैं तो बड़ी वजह क्या हो सकती है? देखिए, जदयू ने तो जिन सीटों को लेकर के चिराग पासवान चाहते थे कि वो सीटें मिले, जैसे मुरवा का, सोनबरसा का, राजगीर का, मटिहानी का, गायघाट का, ये ऐसी सीटें हैं जो चिराग पासवान चाहते थे कि वो मिले, वहां से वो जीत सकते थे। तो उन सीटों पे जदयू ने, नीतीश कुमार ने पहले ही उम्मीदवार अपने उतार दिए, सिंबल बांट दिए। तो ये खेल तो हुआ है। अगर आप देखेंगे कि जिस तरीके से एनडीए के अंदर चिराग पासवान को अधिक सीटें दी गई हैं और खासकर मांझी के मुकाबले तो उनको मान सम्मान और सीटें सब कुछ बेहतर मिला है, तो जदयू ही है जो उनका पंख कतरा है। उनके इच्छा वाली सीटें जिनको चाहते थे, उन सीटों को उन पे अपना उम्मीदवार जदयू ने उतारा है। और इसके बदले में ही बीजेपी 2-4 ऐसी सीटें जो खुद बीजेपी की सीटें थी, उनके जनाधार वाली सीटें हैं, इसी को संतुलित करने के लिए बीजेपी ने अपने खाते वाली सीटें चिराग पासवान को दिया। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान की एक ऐसी छवि है कि कहीं ऐसा लगता है कि उनके जरिए बीजेपी नेपथ्य में कोई अगली चाल तो नहीं चल सकती है, क्या कोई सियासी चाल चल देगी, इस तरह का एक संशय रहता है। और उसका एक इतिहास देखिए, ये पहली बार ऐसा हो रहा है जब विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान और जदयू के साथ हैं और दोनों एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। एक जमीनी स्तर पे जो एक जातिगत समीकरण होता है, या समझिए कि आप जातिगत आपका एक केमिस्ट्री होता है कि कौन सी जाति का किनके साथ तालमेल है, उनमें भी कहीं ना कहीं एक संशय रहता है चिराग पासवान को लेकर के। यूं ही वोट ट्रांसफर करने में ऐसा नहीं है, कई ऐसे नेता चाहते हैं तो भी वोट ट्रांसफर नहीं कर पाते हैं। अगर आप महागठबंधन में देख लीजिए कि मुकेश सहनी अगर चाहेंगे तो यही आप अभी जिस सीटों की चर्चा कर रहे थे, गौरा बोराम की सीट पे, क्या उस सीट पे मुकेश सहनी अब महागठबंधन को किस हद तक वोट ट्रांसफर कर पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। तो
लीडर चाहता भी है। क्या आपको देखिए, लगता है कि जैसे गौराबोराम सीट की का ही हमने अभी जिक्र किया, बहुत काफी ज्यादा चर्चे में भी है, तो आपको लगता नहीं है कि सहनी, मुकेश सहनी के भाई को बैठना पड़ा, तो ठीक है मुकेश सहनी तो एक्सेप्ट कर लिए, लेकिन वो सहनी समाज एक्सेप्ट कर पाएगा जिसके कैंडिडेट 2020 में वीआईपी पार्टी के खुद कैंडिडेट थे और वही अब बीजेपी से लड़ रहे हैं, तो वो लोग क्या एक्सेप्ट कर पाएंगे? क्या पूरा वो ट्रांसफर हो पाएगा? हाँ, कल इस घोषणा के बाद वहां के समीकरण में बदलाव हुआ है। अगर आप उन लोगों से बातचीत करेंगे तो ये पता चलेगा कि लोगों को लगता है कि आरजेडी के मुस्लिम कैंडिडेट के आगे सहनी समाज को झुकना पड़ा है, और इसका फायदा कहीं ना कहीं चुनाव में आप देख लीजिएगा कि कुछ हद तक, और ऐसा नहीं करें कि सारे सहनी समाज बीजेपी की ओर या एनडीए की ओर चले जाएंगे, लेकिन सहनी समाज में एक बंटवारा होगा और कुछ हद तक वोट है वो एनडीए के खाते में जाएगा। वहां के कई लोग, अगर आप बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि क्या वास्तव में अगर तेजस्वी यादव या लालू यादव वास्तव में अगर अली अफजल खां को बोलते कि आप बैठ जाइए, तो क्या वो नहीं बैठ पाते? और आज क्या अली अफजल खां के प्रभाव के कारण ही तेजस्वी यादव को यू टर्न लेना पड़ा? तो सार्वजनिक तौर पे कहना, मीडिया में कहना एक अलग विषय है, और व्यक्तिगत तौर पे अगर एक कह देना कि आप यहाँ से हट जाएं, यहाँ से हमारे घटक दल के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे, उसके बावजूद भी नहीं लड़ना, नहीं हटना, तो इस पे इसका कहीं ना कहीं संदेश एक संशय है ठीक, लोगों को बिल्कुल लगता है बिल्कुल। कि सहनी समाज की अस्मिता के साथ यहाँ पे आरजेडी ने कॉम्प्रोमाइज किया है। दूसरा बात, एक ये भी मैसेज गया है कि मुकेश सहनी के ऊपर इस कदर उप मुख्यमंत्री बनने का भूत सवार है कि वो हर तरह की सीटों के साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। एक्सेप्ट कर ले तो रहे हैं, इसका ठीक है। प्रभाव पड़ेगा, और ये कल के मतदान में दिखेगा। पंकज जी जुड़ गए हैं जी। सर, आवाज आ रही है? जी हाँ, बिल्कुल आ रही है। मेरा सवाल ये है कि जब हम चिराग पासवान की सीटों पर विश्लेषण कर रहे हैं, उनकी पॉलिटिक्स पे, और करंट जो स्थिति है, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं जिसमें 4-5 सीटें, 6 सीटें, 8 सीटें जो भी दिख रही है, बुरा प्रदर्शन, बैड परफॉर्मेंस दिख रहा है उनका, ऐसी स्थिति में आप बड़ा वजह क्या मानते हैं? क्या उनको ऐसी सीटें दी गई? क्या नीतीश कुमार और जदयू इस तरीके से दबाव बना के उनकी जो चाहत थी वो सीटें न दे के ऐसी सीटें दी गई जहां पे उनको ज्यादा मुकाबला, संघर्ष करना पड़ रहा है, कड़ा मुकाबला है? हम अंकित, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, मिल रही है। हाँ, देखिए, बड़ी बात यह है कि 29 सीट चिराग पासवान को क्यों मिली, ये भी समझना बहुत जरूरी है। दरअसल 29 सीट इसलिए मिली क्योंकि 2020 के चुनाव में 30 सीट पर लड़े थे। वैसे 137 सीट पर लड़े थे, 2 पे नॉमिनेशन खारिज हो गया था, तो 135 पे लड़े और उनको 10% से कुछ ज्यादा वोट आया 135 विधानसभा सीटों पर। अगर आप ओवरऑल देखें तो तकरीबन 6% वोट आया, 6% से कुछ कम वोट आया। अब इस वोट को बहुत इंपॉर्टेंट माना गया कि भाई ये वोट अगर जुड़ जाएगा तो 2020 वाली स्थिति नहीं बनेगी, क्योंकि 2020 में 12,500 वोट से एनडीए की सरकार बन पाई। तो इसलिए चिराग पासवान को दिल्ली में ज्यादा तवज्जो दिया गया। लेकिन जमीन पर जो लोग तैयारी कर रहे थे अलग अलग पार्टी से, उनके मन में ये सवाल जरूर है कि इतनी ज्यादा सीटें हमने चिराग पासवान को क्यों दिया। आपको याद होगा जब सीटों का बंटवारा हुआ था तो बेगूसराय में भी बखरी दिया गया एलजेपीआर को, तो खुद गिरिराज सिंह काफी नाराज थे। ब्रह्मपुर को लेकर के बहुत सवाल उठा था कि ब्रह्मपुर ये कैलाशपति मिश्रा की सीट रही है, पार्टी के आइडियोलॉग रहे हैं, हम ये सीट कैसे हैंड ओवर कर सकते हैं। तो एक तो सवाल ये है, पर दूसरा सवाल ये है चिराग पासवान के कैंडिडेट सिलेक्शन को लेकर के भी सवाल है। अभी एलजेपीआर की प्रवक्ता कह रही थी कि हम 29 सीट जीतेंगे, 29 तो नहीं जीत पाएंगे इसलिए कि एक का तो नॉमिनेशन ही खारिज हो चुका है, वो मढ़ौरा है, तो वो एलजेपीआर की कैंडिडेट तो वहां से लड़ ही नहीं रही है। लेकिन अगर 28 में भी वो कितनी सीटों पर जीतेंगी, क्योंकि मैंने बताया ना बहुत सारा ऐसा सीट है जिसको लेकर के सवाल है कि ये उम्मीदवार यहाँ से कैसे लड़ सकते हैं। मैंने आपको बताया फतुआ में रूपा कुमारी लड़ रही है, रूपा कुमारी को लेकर के बहुत सवाल है, और यहाँ तक कई सारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट से मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, तो वो लोग मुझे कहते हैं कि अरे यहाँ चर्चा ये हो रही है कि कितने वोट से हारेगी। मतलब आप समझ लीजिए कि इस तरह की बातें चल रही हैं। मैं आपको बताया बख्तियारपुर, जहाँ से अरुण कुमार शाह है, वहां भी ये बात चल रही है कि नीतीश कुमार यहाँ वोट देते हैं
क्योंकि बचपन उनका वहां बीता है। यहाँ पर भी एलजेपीआर का उम्मीदवार कमजोर है, इनको टिकट कैसे दिया गया? ये चर्चा मैं एनडीए के बीच की बात की चर्चा कर रहा हूँ, जो एनडीए के लोग चर्चा कर रहे हैं। वही मैंने बताया, अभी रामबंधु वत्स कहते हैं कि मनेर को लेकर के भी चर्चा है कि भाई वीरेंद्र के सामने आपने कौन से उम्मीदवार को रखा है। और देखिए मजेदार बात यह है कि कई सारी ऐसी सीटें हैं जिनके बारे में आप देखेंगे कि इस उम्मीदवार को टिकट क्यों मिला। आप ये पाएंगे, जैसे मैं आपको बताऊं कि 2020 में यही उम्मीदवार कहीं से लड़े और उनका रिपीटेशन 2025 में हुआ, तो 2020 में तो एलजेपीआर अपने दम पे लड़ रही थी। हाँ ठीक है, परोक्ष रूप से प्रत्यक्ष रूप से बीजेपी के कई सारे दुखी कार्यकर्ता चिराग पासवान की पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन उस सब के बावजूद देखेंगे उस उम्मीदवार को किसी को 4% वोट मिला था, किसी को 6% मिला था, किसी को 2% वोट मिला था। मतलब उनको अपने दम पर 2020 में उतना वोट मिला, फिर 2025 में उनको रिपीट किया गया अलग अलग जगहों से। तो तमाम ऐसे दलील हैं, डेटा हैं, जिस वजह से कई लोग ये कह रहे हैं कि चिराग पासवान एनडीए के लिए कमजोर कड़ी साबित होंगे। अंकित, फिर मैं कह रहा हूँ, ये सारी बातें अभी जमीन पर है, क्योंकि कई बार कैंडिडेट कमजोर भी होता है, मतदाता वोट करते हैं किसको, सरकार किसकी बनेगी। मैं आज फिर कह रहा हूं कि नीतीश कुमार की लोकप्रियता बरकरार है, लोग नीतीश कुमार को वोट कर रहे हैं और उनके वोट भले ही वोटर मुखर हो नहीं हो, पर नीतीश कुमार के खिलाफ मुझे एंटी इनकम्बेंसी तो नहीं दिखाई पड़ता है, इस बात को आप जान लीजिए। और खास तौर पर महिलाओं के बीच में नीतीश कुमार की लोकप्रियता है, ये अरुण जी को अच्छा नहीं लगेगा सुनने में, लेकिन मुझे ये दिखाई पड़ रहा है। फिर भी मैंने आपको कहा कि 29 सीट बहुत मैटर करता है, और 29 सीट में चिराग के परफॉर्मेंस पे लोगों की नजरें हैं, चिराग कैसे परफॉर्म करते हैं। लोकसभा के स्ट्राइक रेट की बात होती है, क्योंकि देखिए बीजेपी और एलजेपी में बेहतर तालमेल होता है, और उस समय प्रधानमंत्री मोदी को बनना होता है, इसलिए मोदी जी के नाम पर लोग वोट करते हैं, और वो स्ट्राइक रेट 100% होता है। ये विधानसभा में क्या होगा, इस पर सबकी नजरें हैं। चिराग कैसा परफॉर्म करेंगे, इस पर सबकी नजरें हैं। चिराग ने क्या वाकई ऐसे लोगों को टिकट दे दिया जो कि डिजर्व नहीं करते हैं, एनडीए में इसकी चर्चा है। अगर वो लोग जीत जाएंगे ये चर्चा थम जाएगी, नहीं जीतेंगे तो इस बात को बहुत प्रमुखता से उठाया जाएगा। बस मैं इतना कह सकता हूँ। ठीक ठीक ठीक। आखिरी सवाल में आरजेडी से, चूंकि वो अरुण जी काफी देर से वेट कर रहे थे, तो मैं उनसे सवाल ये कर रहा हूं कि अभी हम बात कर रहे थे, मैं चिराग पासवान पे बात कर रहा हूं, आज का मुद्दा ये है, लेकिन उसके साथ ही मैं बार बार कनेक्ट करने की यही कोशिश कर रहा हूं कि महागठबंधन भी उसी स्थिति में दिख रहा है। महागठबंधन में पहले चरण में साफ साफ दिख रहा है कि पहले चरण में आप बिहार शरीफ नालंदा में आपके कांग्रेस और सीपीआई आमने सामने है, राजापाकर में सीपीआई कांग्रेस आमने सामने है, बछवाड़ा में सीपीआई कांग्रेस आमने सामने है, वैशाली में आरजेडी कांग्रेस आमने सामने है, बेलदौर में आईआईपी कांग्रेस आमने सामने है। फिर दूसरे चरण में जब जाएंगे, सुल्तानगंज में आरजेडी कांग्रेस आमने सामने है, कहलगांव में आरजेडी कांग्रेस सामने सामने है, नरकटियागंज में आरजेडी कांग्रेस सामने सामने है, करगहर में सीपीआई कांग्रेस। करगहर सीट कैसे जीतेंगे आप खुद हमें समझा दीजिए, तो मैं समझ पाऊं कि जब वहां पे जनसुराज के भी प्रत्याशी मजबूत है और आप कांग्रेस भी लड़ रही है, सीपीआई भी लड़ रही है। चैनपुर में आरजेडी वीआईपी, सिकंदरा में आरजेडी कांग्रेस। फिर ये कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है कि आप ऐसे कह पा रहे हैं कि भीड़ बहुत ज्यादा है इसलिए चुनाव जीत जाएंगे? फिर भीड़ तो प्रशांत किशोर के पास भी है, वो भी चुनाव जीत जाएंगे। देखिए अंकित जी, जैसे नालंदा की आपने बात की, हाँ। नालंदा में 2020 के बिहार विधानसभा में सिंगल एक सीट मिला था। हाँ। इस बार देखिएगा नालंदा जिला में हम बेहतर करने जा रहे हैं, 2-3 श्योर है। हर जगह अगर देखेंगे, जहां जहां हमारी सीट नहीं थी वहां हम आगे बढ़ रहे हैं, वहां लीड कर रहे हैं, वहां जीतने की स्थिति में सीट हम वहां निकालने जा रहे हैं। आप देख लीजिए ना कैसे, बहुत कितना एग्जाम्पल आपको दूं। 61 फर्स्ट फेज में 61 सीट हम जीतने में सफल हुए थे। इस बार फर्स्ट फेज में कम से कम 90 प्लस जाएगा,
कम से कम रिपोर्ट सर 90 तो बहुत प्लस उल्टा आ रहे हैं, रिपोर्ट से आ रहे हैं कि सुन आप लीजिए डाउन ना, होंगे बीजेपी बढ़ेगा। आप आपने 61 जीता तो सुन बीजेपी ने लीजिए भी ना, तो 60 जीता ना, आ- एनडीए ने भी 60 जीता हाँ था। मैं वही कह रहा हूँ ना, 18 जिले का कल मतदान होना है ना। हाँ आप चले जाइए ना, कोसी की बात कर लीजिए ना, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, वहां हमारी क्या स्थिति थी 2020 में। इस बार देखिएगा हम लीड कर रहे हैं। आप सीमांचल की ओर चले जाइए, पूर्णिया चले जाइए, कोसी चले जाइए, आंध्र सीमांचल प्रदेश की चले स्थिति सर जाइए। मुझे ऐसा लगता है ज्यादा खराब है, जब आप सुन लीजिए ना एआईएमआईएम अंकित वहां पे जी, जिस मजबूती से लड़ रही है। अंकित जी सुन लीजिए ना, जो भी लड़ रही है पार्टियां, आप अगर आंध्र प्रदेश की बात करेंगे, सीमांचल की बात करेंगे, कोसी की बात करेंगे, मिथिलांचल की बात करेंगे, हर जगह हम लीड नजर आ रहे हैं। जहां पिछले चुनाव में 2020 के चुनाव में हमारी स्थिति अच्छी नहीं थी, आप देख लीजिए ना, बारीकी से दिख रहा है स्पष्ट। इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। महागठबंधन की सरकार फुल बहुमत से बन रही है, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं। एक बात आप लोग छोड़ दिए, अब तो जेडीयू का वोटर भी ट्रांसफर बीजेपी की तरफ नहीं हो रहा है। ओरिजिनल बात तो आप छोड़ ही दिए, नीतीश कुमार जी को जब मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया है, तब से 30 तारीख को जिस तरीके से आपने देखा, मुख्यमंत्री जी खुद नरेंद्र मोदी जी के साथ रोड शो में शामिल नहीं हुए। हर जगह बीजेपी को किसका वोट ट्रांसफर हो रहा है? जेडीयू का भी नहीं हो रहा है। जिस तरीके से आप यहाँ समझा रहे थे तो ठीक है, जेडीयू का मतदाता जो है ट्रांसफर नहीं हो रहा है वोट उनका एलजेपीआर के लिए, बीजेपी के लिए भी तो नहीं हो रहा है। हर जगह देख लीजिए, वहां तो आपस में ही जुटन तैजार की स्थिति है। नहीं, मैंने तो 11 सीट गिना दिया, आप उस पर बात ही नहीं की, आप कहीं और चले गए। हाँ तो वहां 11 सीट अगर आप ऐसे ही हार रहे हैं तो फिर कहाँ? आप सुन लीजिए ना, 11 नहीं भैया, वहां देखिए मैं ही जीत रहा हूँ। आप कहलगांव की बात कर किए ना, आप बता दीजिए ना। ठीक है प्रवीण कुशवाहा जी, बहुत सारा चीज ऑन रिकॉर्ड नहीं बोलना चाहूंगा। चाहे सुल्तानगंज की बात देखिए ना, डिवीजन कहाँ हो रहा है। हर हाल में तो महागठबंधन ही पॉजिटिव स्थिति में है। देख लीजिए ना, प्लस में हम ही हैं पिछले चुनाव के बनिस्पत। आप चले जाइए, जहां चले जाइए, जहां जहां फाइटिंग है आपसी, हम लोग दोस्ताना संघर्ष में देख लीजिए। चाहे वैशाली की ही बात कर लीजिए, किसको लाभ हो रहा है? हमारी लड़ाई तो है, जीतेंगे तो हम ही, कैसे लाभ हो रहा है? हम अगर ये बता पाए तब तो हमारे दर्शक भी समझे। लाभ हो रहा है सिर्फ कहने से तो नहीं होगा ना। रणनीति का हिस्सा है ये, आप ही समझिए, गुना भाग करिए। वैशाली में अगर राजद भी लड़ रही है, कांग्रेस भी लड़ रही है, तो आप देख चलिए लीजिए हम खत्म करते हैं। अगर आप कह रहे हैं तो आपके उस पे एक रामबंधु जी की छोटी सी प्रतिक्रिया लेके हम खत्म करते हैं, समय समाप्त हो गया है। रामबंधु जी, जब ये बोल रहे हैं कि वैशाली ये जीत रहे हैं, नालंदा ये जीत रहे हैं, राजा पाकर जीत रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि क्या वाकई में ऐसा लगता है, या आपको लगता है कि इसका नुकसान होगा फ्रेंडली फाइट का? शॉर्ट में जवाब दीजिएगा। देखिए, ये जो बोल रहे थे कि जदयू का बीजेपी में ट्रांसफर नहीं हो रहा है, बीजेपी जदयू में ट्रांसफर हो रहा है, बीजेपी खुद भी सजग है। और एलजेपी के लिए भी जो मैंने बात कही थी, ऐसा नहीं कि वो 100% है, कुछ हद तक गलतफहमी है एलजेपी और जदयू को लेकर के या मांझी को लेकर के। तो कमोबेश देखिए, जो भी टकराहट थी उसको कुछ हद तक या काफी हद तक एनडीए ने, महागठबंधन में भी टकराहट है, एनडीए में भी टकराहट है, लेकिन आपसी टकराहट को मैनेज किया है एनडीए में। तो यहाँ पे वोट ट्रांसफर में हो सकती है कि कुछ हद तक वोट ट्रांसफर ना हो, लेकिन बहुत हद तक वो लोग सफल हो जाएंगे। इनके उम्मीदवार का जो चयन है वो इस तरीके से है कि जिसके कारण चिराग पासवान का सीधा मुकाबला आरजेडी के मजबूत कैंडिडेट से हो रहा है, इसके कारण इनका प्रदर्शन प्रभावित हो सकता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि वोट ट्रांसफर होने में बहुत बड़ी कोई बाधा नहीं। हाँ, ये एक बात है, एक पॉइंट है, लेकिन कोई बहुत बड़ी वजह नहीं है। और यही कारण है कि आप देख लीजिएगा। ठीक है रामबंधु जी, समय समाप्त हो रहा है, माफी मैं चाहूंगा। हम अगले शो में चर्चा करेंगे। तो आप सभी को जुड़ने के लिए पंकज सर, अरुण जी, रामबंधु जी, सोनम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो फिलहाल बिहार के चुनाव में जो लड़ाई है, मजबूत और कांटे की टक्कर है। हर सीटों पर कुछ हजारों के फैसले होंगे, कुछ हजारों के अंतर पे ही परिणाम आएंगे। और ये साफ इशारा कर रहा है कि इस बार का चुनाव कितना मुश्किल चुनाव है, ये दिखा रहा है। चाहे वो कांग्रेस और चाहे सीपीआई हो, कई सीटों पर आमने सामने है। आरजेडी, कांग्रेस कई सीटों पर आमने सामने है। लेकिन जब चिराग पासवान की बात कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा हैरान करने वाली बात है
कि चिराग पासवान की पार्टी अपने परफॉर्मेंस के लिए और स्ट्राइक रेट के लिए ही जानी जाती है। ये ऐसा कहा जा रहा था शुरुआत में कि चिराग पासवान 29 सीटों के साथ ही भले आए हैं, लेकिन वो वोट अपना सरप्लस करेंगे एनडीए को और इससे जदयू और उनको फायदा होगा। लेकिन अब जो चीजें निकल के आ रही हैं कि हो सकता है कि वोट ट्रांसफर हो, लेकिन इसके बावजूद सीटें ही ऐसी मिली हैं चिराग को जहां पे चिराग को मुश्किल हो सकती है और चिराग को कई सारी सीटें गंवानी पड़ सकती हैं। क्या होता है परिणाम, हम 14 तारीख का इंतजार है। कल फिलहाल वोटिंग है, आप सब वोटिंग करने पहुंचिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में देते रहिए। देखते रहिए बिहार की बात। नमस्कार।